नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम 12th बायोलॉजी का 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके चैप्टर नंबर 4 के जो नोट्स हैं वो मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। एकदम हैंड राइटिंग नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आज देखो हम 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 5 नंबर चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, वो हमने पढ़ा था विसरण और परासरण के बारे में। परासरण के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण कि जल अवशोषण तो होता है, फिर उसके बाद में वो जल किस प्रकार से उस पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। क्योंकि पादप में क्या होते हैं, अनेक सारी पत्तियां भी होती हैं, शाखाएं भी होती हैं। ठीक है, तो उन पादप के जो भी भाग होते हैं उनमें ये जल है वो किस प्रकार से पहुंचता है, उनके बारे में आज हम इस 6 नंबर चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि जल अवशोषण व पादप में जल का मार्ग। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पादप है, नॉर्मली जो पादप होता है वो क्या करता है, कहाँ से जल अवशोषित करता है, वो करता है जल अवशोषित आपके मिट्टी से, मृदा से अवशोषित करता है। ये आप बात सभी जानते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर वो मृदा से जल अवशोषित करता है तो उसको मृदा से जो अवशोषित करता है जल, तो मृदा को वो जल कहाँ से उपलब्ध होता है, तो वो जल मृदा को कहाँ से उपलब्ध होता है, वो जल उनको वर्षा जल से उपलब्ध होता है। बरसात होती है, आप देखते हैं कि वही बरसात का जल जब मिट्टी के कणों में चला जाए तो मिट्टी क्या कर लेती है, उनका अवशोषण कर लेती है। और फिर जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी से वही जल क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करते हैं और संग्रहित करते हैं, और उसको शरीर जो भी पौधे का विभिन्न भाग है उनके अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से वो जल पौधे होते हैं ग्रहण करते हैं, किस भाग से द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मली आप क्या जानते हैं कि जो पादप होता है, पादप नॉर्मली सामान्यतः सभी पादपों की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सामान्यतः जो हम पादप देखते हैं वो क्या होता है कि जड़ के द्वारा आपके जल का अवशोषण करता है। किसके द्वारा, जड़ के द्वारा, मूल के द्वारा, रूट के द्वारा क्या करता है, अपने जल का अवशोषण करता है। ये सामान्यतः बात सब पादपों में होती है। ठीक है, पर हमें यहाँ पे कुछ विशेष पादपों के बारे में भी पढ़ना है, एक दो बातें उनके बारे में भी ध्यान रखनी है। फिर हम पढ़ेंगे कि जड़ के द्वारा किस प्रकार से और कौन से भागों से वो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर बात होगी कि जल का अवशोषण। तो वो पादप होते हैं वो मृदा से जल का अवशोषण करते हैं, और मृदा को वो जल कहाँ से उपलब्ध होता है, वो मृदा को जल उपलब्ध होता है आपके बरसात के जल से उपलब्ध होता है। ठीक है, अब देखो जब वो बरसात ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है कि वही बरसात का जल बह करके कहाँ पे चला जाता है, नदियों में चला जाता है, या पोखरों में चला जाता है, या तालाबों में चला जाता है। ठीक है, तो वो जो बह कर गया है जल, मान लो ये बरसात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जल धीरे धीरे आगे चल करके एक यहाँ पे तालाब में चला जाता है। ठीक है, जो बह कर जाने वाला जल आगे तालाब में जाता है, इसी जल को हम क्या कहते हैं, अपवाहित जल कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाहित जल। तो यहाँ पे अपवाहित जल की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्षा का जल होता है, ये वर्षा का जल क्या करता है कि आगे चल करके पोखरों, तालाबों, नदियों में चला जाता है। इसी जल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे अपवाहित जल कहते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो कि अगर बरसात धीरे धीरे होती है या बहुत कम होती है तो वही जल, वर्षा का जल क्या होता है कि मिट्टी के कणों के अंदर ही संग्रहित हो जाता है ना। मिट्टी क्या कर लेती है, उस वर्षा जल का अवशोषण कर लेती है। तो मिट्टी के अंदर जो उपस्थित बरसात का जल है वही जल आपके क्या कहलाता है, मृदा जल कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा जल। तो यहाँ पे एक तो आपको अपवाहित जल के बारे में पता होना चाहिए, एक आपके मृदा जल के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो मृदा जल है ये विभिन्न प्रकार का होता है। एक तो कैसिकीय जल, गुरुत्व जल और आर्द्रता ग्राही जल। और ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि कैसिकीय जल क्या होता है, गुरुत्व जल क्या होता है, आर्द्रता ग्राही जल क्या होता है। शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पुनः कि कैसिकीय जल वो होता है कि जल जो मिट्टी के कण होते हैं उनके अंदर कुछ केश नलियां बन जाती है, मतलब नलिका समान संरचना बन जाती है। उन्हीं के अंदर जो उपस्थित जल होता है वही कौन सा जल कहलाता है, आपका कैसिकीय जल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुत्व जल। गुरुत्व मतलब जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे लगता है, नीचे की ओर लगता है।
तो जो मृदा में उपस्थित वह जल जो सबसे नीचे उपस्थित हो वो जल क्या कहलाता है, आपके गुरुत्व जल कहलाता है। ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो जल सबसे अधिक गहराई तक गया हो वो जल क्या कहलाता है, आपके गुरुत्व जल कहलाता है। क्लियर है बात यहाँ पे। और आर्द्रता ग्राही जल मतलब जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसमें कितने समय तक वो आर्द्रता रहती है उस जल के कारण, वो जल आपके क्या कहलाता है, यहाँ पे आर्द्रता ग्राही जल कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशंस तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि पौधों के जल अवशोषण करने वाले मार्ग कौन से हैं, कि पौधे के अंदर जो जल का अवशोषण होता है तो उनके अंदर कौन कौन से मार्ग है, कौन कौन से मार्गों के द्वारा उनमें जल अवशोषण होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो जो सामान्यतः जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं, अब निम्न श्रेणी के पादप में आपके जो शैवाल और कवक होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है कि कोई भी विशेष अंग नहीं होता है जल अवशोषण का। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि निम्न श्रेणी के पादप जैसे निम्न श्रेणी के पादप जैसे शैवाल व कवक में कोई जल अवशोषण का विशेष अंग नहीं होता है। ये अपनी संपूर्ण सतह से क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। कोई फिक्स अंग नहीं है कि जड़ के द्वारा इसमें जल का अवशोषण होगा, कोई भी भाग के द्वारा क्या हो सकता है, इसमें जल का अवशोषण हो सकता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट बात बढ़ते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, इन ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि आपके जो जल अवशोषण के लिए विशेष अंग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपके मूलाभास, या इसे हम कह सकते हैं राइजोइड्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, राइजोइड्स। ठीक है, इस राइजोइड्स के द्वारा क्या होता है, इस ब्रायोफाइट्स में यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट बात है यहाँ पे उच्च श्रेणी के पादप। उच्च श्रेणी के पादप मतलब नॉर्मली जो हम अपने आसपास जो पादप देखते हैं वो पादप, इन पादपों में क्या होता है कि जो जल का अवशोषण होता है वो जल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, आपके जड़ तंत्र के द्वारा, या फिर हमें इससे बोल सकते हैं मूल तंत्र के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं रूट सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा, रूट सिस्टम के द्वारा उच्च श्रेणी के पादप मतलब सामान्यतः जो हम पादप देखते हैं अपने आसपास वातावरण में, उन पादपों में जो आपके जल का अवशोषण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके जड़, मूल तंत्र या रूट के द्वारा इनका अवशोषण किया जाता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो जो उच्च श्रेणी के पादप पे जो जड़ तंत्र है, इस जड़ तंत्र के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक तो होता है आपके तरुण क्षेत्र, एक होता है परिपक्व क्षेत्र। ठीक है, अभी बात करेंगे इसमें कि तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र कौन से। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ जड़ का, जैसे कि ये आपके धरातल की सतह है। ठीक है, इस धरातल की सतह के अंदर येलो में यहाँ पे एक जड़ का डायग्राम बना देता हूँ। ये मूल रोम हो जाएंगे यहाँ पे साइड में। ठीक है, ये मूल रोम बना दी। यहाँ वाला थोड़ा स्पेशल क्षेत्र बनाना है इसको। अभी बात करेंगे इस क्षेत्र की, यहाँ पे इस क्षेत्र की। ऐसा डायग्राम आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, जड़ की संरचना के बारे में, बाह्य संरचना के बारे में। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब देखो ये आपके सामने एक जड़ की संरचना, प्रारूपिक जड़ की संरचना है। सबसे पहले तो देखो जो परिपक्व क्षेत्र है कि हमने बात की थी कि जो जड़ होते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक तो तरुण क्षेत्र, एक परिपक्व क्षेत्र। अब यहाँ पे तरुण क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र है क्या, तो आपको ध्यान देना है कि तरुण क्षेत्र को एक बार छोड़ो, इसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे यहाँ पे। पहले परिपक्व क्षेत्र को समझते हैं कि जो हमारा परिपक्व क्षेत्र है, इस परिपक्व क्षेत्र में क्या होता है कि काष्ठवन व सुबेरिनीकरण के कारण क्या होता है कि ये भाग, परिपक्व क्षेत्र भाग जल के लिए क्या होता है, अपारगम्य होता है। ये भाग हमेशा क्या होता है कि जो जल होता है उस जल के लिए क्या होता है, अपारगम्य। जल के लिए क्या होता है, अपारगम्य होता है। अब अपारगम्य का मतलब आपको पता होना चाहिए। जब मैंने 5 नंबर चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो वहां पे मैंने आपको अपारगम्य बताया था कि अपारगम्य क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपारगम्य क्या होता है। देखो अपारगम्य का मतलब है कि आर पार नहीं जाना, आर पार नहीं जा सकते, आर पार नहीं जा सकते। जैसे कि मान लो ये कोशिका है कोई भी, इस कोशिका की ये सतह क्या आपके अपारगम्य, ये सतह क्या आपके अपारगम्य है। ठीक है,
ये सतह क्या है, अपारगम्य। तो अपारगम्य मतलब कि अंदर जो इसके अंदर जो भी पदार्थ है वो इधर नहीं आ सकते बाहर, और बाहर वाले पदार्थ इसके अंदर से अंदर नहीं जा सकते, वो क्या कहलाता है, अपारगम्य। तो जो परिपक्व क्षेत्र है ये काष्ठबंध और सुमेरीकरण के कारण क्या होता है, अपारगम्य होता है, और अपारगम्य होने के कारण जल होता है वो इसके द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता, और सिर्फ जल का अवशोषण कौन से भाग के द्वारा किया जाता है, तरुण भाग के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण किया जाता है। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है, कि तरुण भाग के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जबकि परिपक्व क्षेत्र के द्वारा आपके जल का अवशोषण नहीं किया जाता। क्लियर है बात यहाँ पे, ये समझ में आई होगी। अब देखो ये तो हमारा भाग, एक बार इसको ये तो कंप्लीट कर लिया, इसका तो कोई काम है ही नहीं। तो मेन काम किसका हमारे इस तरुण क्षेत्र का है, या इसे युवा क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तरुण के आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे, युवा क्षेत्र या प्रौढ़ क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो अब देखो इस तरुण क्षेत्र के जो निम्न भाग है वो आपके कितने भाग है, यहाँ पे 5 भाग है। कितने भाग, 5। ये चौथा भाग परिपक्वन भाग है, इसी का भाग है, या इसको आप परिपक्वन क्षेत्र बोल सकते हो या 5वां भाग बोल सकते हो, कोई यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला भाग है आपके यहाँ पे कौन सा, मूल गोप का भाग। तो मूल गोप का भाग ये सबसे अंतिम भाग, ये जड़ का सबसे अंतिम भाग जो सबसे नीचे दशा होता है मिट्टी के अंदर, ये इतना सा भाग कौन सा कहलाता है, आपके मूल गोप। अभी इन सब भागों के कार्य देखेंगे एक बार। इस जड़ के द्वारा, ये आपके जड़ की संरचना है और इसके द्वारा हम इन भागों को समझ रहे हैं कि कौन से भाग कहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग कौन सा हो गया, आपके मूल गोप का भाग। अब देखो सेकंड नंबर है आपके मूल शीर्ष का भाग। तो मूल गोप के ऊपर का ही भाग कौन सा पाया जाता है, आपके मूल शीर्ष का भाग। तो ये यहाँ वाला इतना भाग मान लो आप, ये भाग, ठीक है। ये भाग कौन सा हो जाएगा, आपके मूल शीर्ष। कौन सा हो जाएगा, मूल शीर्ष, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे देखो आप 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, कौन कौन से, एक तो मूल गोप का पार्ट, एक हो गया आपके मूल शीर्ष का पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर है वो आपके देद्रीय वर्दी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, आपके देद्रीय वर्दी क्षेत्र, ठीक है। ये हो जाएगा आपका देद्रीय वर्दी क्षेत्र। अब देखो इसमें कौन सा भाग होगा, तो मूल शीर्ष के ऊपर का ही भाग, ये भाग, इतना भाग कौन सा हो जाएगा, आपके देद्रीय वर्दी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, देद्रीय वर्दी क्षेत्र। अभी इनके कार्य के बारे में बात करते हैं। एक बार आप इन भागों को समझ लो कि कौन से भाग कहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके देद्रीय वर्दी क्षेत्र, कंप्लीट है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट भाग है आपके यहाँ पे कौन सा, मूल रोम। कौन सा भाग है, आपके मूल रोम। तो मूल रोम जो 4th नंबर पार्ट है, ये जहाँ पे जड़ है, मेन जड़ के साइड में जो छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती है। आपने कभी बाजरा का या जवार का कोई भी पेड़ मान लो, उसकी जड़ आपने देखी होगी। तो एक तो मेन जड़ होती है, उस मेन जड़ के साइड में और छोटी छोटी रेशेदार जड़ें अनेक सारी उसमें निकली हुई होती है, ठीक है। उन जड़ों को बोलते हैं मूल रोम, मतलब मूल से निकले हुए छोटे छोटे रोम, वो क्या कहलाते हैं, आपके मूल रोम। तो ये भाग आपके जो छोटी छोटी जड़ें निकली हुई है, ये कौन सा, आपके मूल रोम। कौन सा हो जाएगा, मूल रोम। क्लियर है बात यहाँ पे। और नेक्स्ट जो भाग है परिपक्व क्षेत्र, जो ऊपर वाला ये शीर्ष भाग आप बोलते हो यहाँ तक, ये कौन सा हो जाएगा, आपके परिपक्वन क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा, परिपक्वन क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। पार्ट तो आपको समझ में आ गई कि कौन सा भाग कहाँ पे उपस्थित है। तो आपको क्रम वाइज याद रखना है, ठीक है, कि मूल गोप सबसे नीचे का, मूल शीर्ष के ऊपर देद्रीय वर्दी क्षेत्र, फिर मूल रोम, और मूल रोम के ऊपर कौन सा हो जाएगा, आपके परिपक्व क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, परिपक्व क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मूल गोप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, मूल गोप के बारे में, कि मूल गोप क्या होता है, ठीक है। देखो मूल गोप, सबसे पहली बात तो आपको डायग्राम में देख रही, इसमें क्या दिखाई दे रही है कि ये मूल का सबसे शीर्ष भाग, मूल का शीर्ष भाग तो यही होगा सबसे नीचे वाला। तो एक तो बात क्या हो जाएगी इसके अंदर कि मूल का शीर्ष भाग है, ये मूल का शीर्ष भाग। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो सेकेंड नंबर बात क्या ध्यान रखनी है
कि इस मूल गोप क्या करता है, इस जड़ की जो शीर्ष वाला ये भाग है, इस भाग के क्या करता है, सुरक्षा, या ये क्या आपके रक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है, रक्षात्मक आवरण होता है। क्लियर है बात यहाँ पे। तो यहाँ पे मूल गोप के बारे में हमें क्या याद रखना है कि एक तो मूल शीर्ष का भाग है ये, और नेक्स्ट सेकेंड नंबर बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि ये हमारे जड़ का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, मतलब ये रक्षा का भी कार्य करता है। अब बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारा है मूल शीर्ष का भाग। कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर, मूल शीर्ष का भाग, ये भाग यहाँ वाला। ठीक है, ये सेकेंड नंबर भाग, मूल शीर्ष। देखो मूल शीर्ष में बात क्या ध्यान में रखनी है, पहली बात तो आपको इस डायग्राम के द्वारा ही दिख रही होगी कि मूल गोप के ऊपर का भाग या मूल गोप के पीछे का भाग बोल सकते हो कि वो भाग कौन सा पाया जाता है, आपके मूल शीर्ष। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या ध्यान रखनी है कि इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो होती है आपके विभज्य उत्तकी प्रकार की कोशिका, विभज्य उत्तकी सेल्स पाई जाती है। अब देखो विभज्य उत्तकी सेल्स का मतलब क्या है। विभज्य उत्तकी सेल्स हमने पढ़े थे 11th क्लास में, अनेक सारे उत्तक के प्रकार, उसमें विभज्य उत्तक भी पढ़ा था। अब देखो विभज्य उत्तक की कोशिकाएं, मतलब इसकी कोशिकाएं बार बार क्या होती रहती है, विभाजित। अब कोशिकाएं बार बार विभाजित होगी तो ये मूल शीर्ष क्या करेगा, जो जड़ होगा उस जड़ के लिए क्या करेगा, मूल शीर्ष क्या करेगा, ये मूल की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक है। किस में सहायक है, मूल की वृद्धि को बढ़ाने में सहायक है। क्यों, क्योंकि इसकी कोशिकाएं कैसी होती है, आपके विभज्य उत्तकी प्रकार की होती है। ठीक है, ये भी क्लियर है। आपके सेकेंड नंबर कौन सा हो गया, आपके मूल शीर्ष हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देद्रीय वर्दी क्षेत्र। वर्दी क्षेत्र मतलब ये भी क्या करेगा, आपके जो जड़ होगा इस जड़ की क्या करेगा, वृद्धि बढ़ाने में सहायक है। ये भी क्या करेगा, आपके जो जड़ होगी उस जड़ की वृद्धि बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मूल रोम क्षेत्र। और मूल रोम क्षेत्र आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको मूल रोम क्षेत्र को स्टार लगा लेना है। यहाँ पे देखो स्टार क्यों लगाना है, क्योंकि जो मेन भाग है, मेन जो जल अवशोषण का कार्य है, हम जल अवशोषण के बारे में ही पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सा भाग आपके जल का अवशोषण करता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो मूल रोम का ये जो भाग है, ये साइड वाले जो रोम लगे हुए हैं, यही क्या करते हैं, पौधे में जल का अवशोषण करते हैं। सर्वाधिक भी बोल सकते हैं, और जल का अवशोषण भी कौन करते हैं, आपके ये मूल रोम वाले भाग करते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जड़ का कौन सा भाग आपके जल का अवशोषण करता है, तो कौन सा भाग करता है, आपके मूल रोम वाला भाग जल का अवशोषण करता है। और नेक्स्ट हो गया परिपक्वन क्षेत्र। और इस परिपक्वन क्षेत्र में हमने बात कर ली थी कि काष्ठबन और सुबेरिन के कारण क्या होता है, ये जल के लिए अपारगामी होता है और ये जल का अवशोषण नहीं करता है। ठीक है, तो तरुण क्षेत्र का जो भाग आपके कौन सा है, मूल रोम। और मूल रोम वाला कौन सा भाग, ये जो मूल रोम होता है, ये मूल रोम क्या करता है, जल का अवशोषण का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा था कि जल का अवशोषण कैसा होता है, अफवाही जल, मृदा जल, कैसिकी जल, गुरुत्व जल, आर्द्रता ग्राही जल के बारे में पढ़ लिया। और यहाँ पे शैवाल के बारे में ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे नोट कर लेना इनको। शैवाल व कवक में कोई विशेष अंग नहीं होता, किसी भी भाग के द्वारा जल का अवशोषण हो सकता है। ब्रायोफाइट्स में राइडजोइस या मूलाभास पाए जाते हैं, जबकि उच्च श्रेणी के पादप जो हम सामान्यतः देखते हैं उसमें जड़ तंत्र के द्वारा आपके जल का अवशोषण होता है। और ये जड़ तंत्र का हमने यहाँ पे डायग्राम देख लिया, और इसमें कौन सा भाग मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, ये आपको वीडियो अब यहाँ पे जो समझ में आया है, ये वीडियो कैसा लगा है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, अपनी राय जरूर दे आपको वीडियो कैसा लगा है। और अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।